लहरदार राक्षसी लहरें जमीन से उठीं, जबकि बूढ़ा चुपचाप चला गया। ऊंची लहरों से ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। समुद्र की सतह शांत थी क्योंकि बूढ़ा चुपचाप चला गया, यहां तक कि एक मार्शल सम्राट भी विशाल लहर को नहीं तोड़ सका। जब दूर से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि एक विशाल तरंग द्वार एक निराकार ऊर्जा द्वारा ऊपर उठा लिया गया है। क्या ये ऋषि की शक्ति है? बस हाथ उठाकर वो आसानी से समुद्र और नदियों को पलट सकता है, दुनिया को बदल सकता है। जब अर्जुन देव ने बूढ़े को धीरे धीरे चलते हुए देखा तो उसकी आंखों में ज्यादा आश्चर्य नहीं था, केवल सदमा था, एक गहरा झटका था। ये एक सच्चा विशेषज्ञ था जो लोग इस दुनिया के शिखर पर खड़े थे। आज आखिरकार अर्जुन देव को उनका असली चेहरा देखने को मिला। हू बूढ़ा आदमी पहले 1 किलोमीटर दूर था, अब वो पहले से ही द्वीप पर था। भले ही उसने केवल कुछ कदम उठाए, उसने दूरी की सीमा पार कर ली और एक पल में पहुंच गया। पहले मार्शल अंकल, आप यहां क्यों हैं? जब चंचल ने बूढ़े आदमी को देखा तो उसने एक खुशी के भाव प्रकट किए और जल्दी से भाग गया। बूढ़ा मंद मंद मुस्कुराया, फिर उन्होंने चंचल की ओर देखा और कहा, आपको पता नहीं है कि जब हमें आपका संदेश मिला तो हम कितने चिंतित थे। यदि संप्रदाय को किसी को पहरा देने की आवश्यकता नहीं होती तो आपका ग्रैंड मास्टर व्यक्तिगत रूप से आ जाता। चंचल ने शरारती ढंग से अपनी जीभ बाहर निकाल दी। वो मुस्कुराया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं बस अस्थायी रूप से फंस गया हूं। आप सब बहुत चिंतित हैं। चंचल ने अर्जुन देव को एक सार्थक रूप देखा और जल्दी से बूढ़े आदमी के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। ये सुनने के बाद बूढ़े ने अर्जुन देव की ओर बड़े चाव से देखा। उसकी निगाहें इस दुनिया के सभी भेषों को देख रही थीं और अर्जुन देव के माध्यम से देख रही थीं। अर्जुन देव की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने दूसरे पक्ष की विशाल मानसिक शक्ति को महसूस किया। वो सहज रूप से इसे अवरुद्ध करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करना चाहता था। हालांकि जब अर्जुन देव ने सोचा कि कैसे दूसरा पक्ष एक वास्तविक मार्शल ऋषि है जो उसकी जांच करना चाहता है, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत नहीं हो सकती है कि वो उसे रोक सके। यहां तक कि अगर वो सफल भी होता है तो ये केवल दूसरे पक्ष की हित को आकर्षित करेगा और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करेगा। इसलिए अर्जुन देव ने विरोध करना छोड़ दिया। वो बस देखता था। एक मार्शल ऋषि से अपने सभी रहस्यों को छिपाना बहुत मुश्किल था। शिव, बूढ़े ने अपनी निगाहें हटा लीं और एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। वो अपने आप से बड़बड़ाया, क्या अजीब बच्चा है, मैं नहीं देख सकता कि उसकी मार्शल स्पिरिट क्या है। अंकल मास्टर, आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? आप मेरे स्वाद के बारे में क्या सोचते हैं? चंचल ने उम्मीद से पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। 18 वर्ष की उम्र में अवर ब्रेड मार्शल किंग तक पहुंच गया। इस तरह की साधना प्रतिभा के साथ उन्हें केवल महान जिन राज्य में एक उत्कृष्ट प्रतिभा माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने एक ही समय में 2 राज्यों को पकड़ लिया है। बस यही बिंदु उसे एक प्रतिभाशाली बनाता है। हा, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। और क्या? चंचल ने दिलचस्पी से पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, मैं उससे बाद में खुद बात करूंगा। संक्षेप में, आपने उसे गलत नहीं समझा। वो उसी तरह का व्यक्ति है जिसकी ये बूढ़ा आदमी तलाश कर रहा है। चंचल तुरंत खुशी से मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने बेबसी से कहा, यह आदमी बल या अनुनय से विचलित नहीं हो रहा है। मैंने काफी देर तक बात की, लेकिन उन्होंने सहमत होने या इनकार करने के कोई संकेत नहीं दिखाए। बूढ़ा इत्मीनान से मुस्कुराया और धीरे से कहा, वो एक चतुर व्यक्ति है, मैं जाकर उससे बात करूंगा। अर्जुन देव और जियोबाई बूढ़े आदमी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर थे। तार्किक रूप से कहें तो इतनी नज़दीकी दूरी पर उसे जियोबाई और चंचल के बीच की बातचीत को बहुत स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए, लेकिन किसी वजह से वो एक भी आवाज़ नहीं सुन सका और जब उसने देखा तो दूसरे पक्ष की आकृति थोड़ी धुंधली लग रही थी। इस तरह ये अनुमान लगाना असंभव था कि दूसरा पक्ष किस बारे में बात कर रहा था। जैसे ही वो कुछ सोच रहा था, बूढ़ा और चंचल अचानक उसके सामने आ गए। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और न तो दास्ता और न ही दबंग तरीके से अपने हाथों को पकड़ लिया। जूनियर अर्जुन देव सीनियर को नमस्कार करते हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? बूढ़े ने करीब से अर्जुन देव को आकार दिया। जब उसने देखा कि अर्जुन देव ने उसे देखकर उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं दिखाया, तो बूढ़े ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। मैं अपना नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। मैं ज्ञानेश्वर हूं, सर्वोच्च आकाश संप्रदाय का आलसी हूं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे सीनियर ज्ञान कह सकते हैं। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा,
आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर ज्ञान, अन्यथा मुझे इस निर्जन द्वीप पर 1 साल से अधिक समय तक रहना पड़ता। ज्ञानेश्वर ने हाथ हिलाया और कहा, इसे मदद नहीं माना जा सकता, ये कुछ ऐसा था जो मैंने रास्ते में किया था। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो आपको केवल 2 साल के लिए खेती शुरू करनी चाहिए थी, है ना? ज्ञानेश्वर ने जैसे ही ये बात कही, न केवल अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ बल्कि ज्ञानेश्वर के पीछे खड़े चंचल और भी अधिक चकित हो गए। क्या ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका उल्लेख फर्स्ट मार्शल अंकल ने किया था? 2 साल में मार्शल किंग को विकसित करने के लिए उनकी प्रतिभा वास्तव में भयानक थी। अर्जुन देव को भी ज्ञानेश्वर की आंखें इतनी तेज होंगी कि उम्मीद नहीं थी, वो इसे देख भी सकता था। अर्जुन देव केवल सिर हिला सकते थे और इसे स्वीकार कर सकते थे। ज्ञानेश्वर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक चतुर व्यक्ति हूं, मैं झाड़ी के चारों ओर नहीं घूमूंगा। महाद्वीप 1000 साल में एक बार होने वाले स्वर्ण युग के बीच में है। शिखर शक्तियां सभी प्रतिभाओं की तलाश में है। सुप्रीम स्काई संप्रदाय को समझे बिना एक पक्ष न चुनना बुद्धिमानी है। हालांकि मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, अगली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता से पहले एक पक्ष चुनना सबसे अच्छा है। यह आपके लिए आखिरी मौका होगा, इसे लो। चनक्षी की मदद करने के लिए यह आपका इनाम है। ज्ञानेश्वर ने स्वर्ण पदक दिया। अर्जुन देव ने इसे पकड़ लिया और एक नज़र डाली। पदक के सामने सर्वोच्च शब्द लिखे गए थे और पदक के पीछे हाउटियन लिखा गया था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ण पदक में एक चमत्कारिक शक्ति थी। जब अर्जुन देव ने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो उसे हल्की गर्मी महसूस हुई। उसमें से एक अस्पष्ट कोमल ऊर्जा आ रही थी। ये तुरंत किसी की मन की स्थिति को शांत कर देता है, जिससे व्यक्ति पूरी तरह से आराम कर सकता है। अर्जुन देव को पदक पकड़ते देख ज्ञानेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले छुट्टी ले लूंगा। भविष्य में जब आप महान जिन राष्ट्र में आते हैं तो आप सुप्रीम स्काई संप्रदाय में भी आ सकते हैं। ये बूढ़ा आदमी एक मेजबान के रूप में अपना बेस्ट प्रदर्शन करेगा। अर्जुन देव ने पदक को हटा दिया और मुट्ठी भर की सलामी दी। सीनियर, कृपया ध्यान रखें। दूरी में ज्ञानेश्वर ने चंचल को ले जाया, प्रत्येक कदम के साथ 1 किलोमीटर आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही वे अर्जुन देव की दृष्टि से ओझल हो गए। जैसे ही अर्जुन देव ने दोनों के नक्शे कदमों पर देखा, वो बुदबुदाया, किंवदंती के अनुसार एक मार्शल ऋषि की हर चाल स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को प्रभावित कर सकती है। ऐसा लगता है कि किंवदंती सच है। ज्ञानेश्वर ने चंचल को हवा में ढोया, प्रत्येक कदम के साथ 1 किलोमीटर आगे बढ़ाया। फर्स्ट मार्शल अंकल, आपने उसे सुप्रीम स्काई संप्रदाय में शामिल होने के बारे में क्यों नहीं बताया? चंचल ने सवालों के भाव से ज्ञानेश्वर से पूछा। ज्ञानेश्वर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, बस हाउटियन पदक स्वीकार करो। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हारे विचार बहुत शुद्ध हैं। अन्यथा तुम इस बउवे से इतने नाराज नहीं हो कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और बाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बाई, हमारे जाने का समय हो गया है। वो दोनों तेजी से विशाल लहर की ओर बढ़ गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही विशाल लहर धीरे धीरे वापस नीचे डूब गई। पूरे ख्यानरेन द्वीप को एक बार फिर से विशाल लहर ने सील कर दिया। ये 3 साल में फिर से खुलेगा, हालांकि तब तक बहुत से लोग वापस नहीं आएंगे। समुद्र की शांत सतह पर अर्जुन देव और बाई चलते हुए बातें कर रहे थे। उनकी वर्तमान खेती के साथ उनके लिए पानी पर चलना अब मुश्किल नहीं था। बाई ने धीरे से कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, मैं पहले ही 5वीं परत तक बहती लकार तलवार कला का अभ्यास कर चुकी हूँ। भविष्य में मैं अब बुरे आदमी बाई से नहीं डरूंगी। इसलिए बड़े भाई अर्जुन देव, कृपया मुझे बोझ के रूप में मत समझिए। जब अर्जुन देव ने बाई की थोड़ी लाल आंखें देखीं तो वो दंग रह गए। वर्तमान बाई अब कुछ नहीं जानने वाली नन्ही स्पिरिट फॉक्स नहीं थी। उसके विचार और अधिक सावधानीपूर्वक होने लगे थे। उसके कुछ कार्यों के बारे में उसके पहले से ही अपने विचार थे। अर्जुन देव ने बाई के सिर को रगड़ा और धीरे से मुस्कुराया। बाई बोझ कैसे हो सकती है? अतीत में उसने मुझे कई जड़ी बूटियां चुनने में मदद की और कई बार मेरी जान बचाई। अब वो मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो गई है। कुछ देर रुकने के बाद अर्जुन देव ने अपने सामने शांत समुद्र को देखा और बुदबुदाया, हालांकि मैं आपका बहुत अधिक ऋणी हूं। अगर मैं तुम्हें फिर से घायल होने दूं तो मैं इसे अपने दिल में सहन नहीं कर पाऊंगा। जब बाई का जन्म हुआ तो अर्जुन देव ने उन्हें अपनी मां से अलग कर दिया। हालांकि उस समय स्थिति अत्यावश्यक थी और उसने उसे तांग कबीले के हाथों से बचाया था, फिर भी उसके अपने स्वार्थी इरादे थे। हालांकि उसकी अभी भी अपनी स्वार्थी इच्छाएं थीं, अन्यथा वो मुआवजे के रूप में अपनी मां को एक गुप्त राक्षसी खेती तकनीक नहीं देता। व्हाइट वाटर सिटी के बाहर छोटे साथी ने उसे हुआ यूनफेई और आर्य किंग के हाथों से बचाने के लिए निडर होने में संकोच नहीं किया। फिर अर्जुन देव के लिए वो अपने थके हुए शरीर को जंगली जंगल के माध्यम से खींच लिया। कई क्रूर स्पिरिट बीस्ट्स के साथ खतरनाक सैवेज फॉरेस्ट में उसने बाघ के मुंह से भोजन छीन लिया और अर्जुन देव को अपनी जीवन के सबसे खतरनाक दौर में जीवित रहने में मदद करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां छीन लीं। उसी क्षण से अर्जुन देव ने अपने दिल में कसम खाई कि वो अब ज़्याओ बाई को पालतू जानवर के रूप में नहीं मानेंगे। वो उसकी वजह से उसे चोट भी नहीं लगने देगा।
बाई के इंसान बनने के बाद अर्जुन देव के दिल में अपराध बोध और भी मजबूत हो गया। उसने बाई को और अधिक जोखिम लेने देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए अपने दिल में उसने वाईटी को कभी भी बोझ के रूप में नहीं देखा था, यहां तक कि जरा सा भी नहीं। बाई की आंखें कुछ नम थीं। उसने धीरे से कहा, क्या ये सच है बड़े भाई अर्जुन देव? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? मोतियों से भी सच्चे। चलो चलते हैं। आइए देखते हैं कि कौन ग्रीन विंड आइलैंड पर सबसे पहले पहुंचता है। यदि आप पहले वहां पहुंचते हैं तो मैं आपको दावत और अच्छी शराब खिलाऊंगा। बाई ने रोना बंद कर दिया और मुस्कुराई। उसने कहा, अच्छा, बाई बहुत तेज दौड़ती है। बड़े भाई अर्जुन देव निश्चित रूप से मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। धड़ाम धड़ाम। ठीक इसी समय एक अंतहीन लहर अचानक दोनों से 1 किलोमीटर दूर बढ़ गई। लहर 1 किलोमीटर लंबी थी और भयंकर रूप से बढ़ रही थी। एक अंतर्धारा तुरंत समुद्र की शांत सतह पर बढ़ गई और तेजी से विशाल लहर की ओर बढ़ गई। पलक झपकने में ही विशाल लहर तुरंत 1 किलोमीटर और बढ़ गई। मार्शल सेज के अलावा कोई और ऐसा कारनामा नहीं कर सकता। अर्जुन देव ने एक असहाय भाव दिखाया। उसके दिल में असहायता की भावना उमड़ आई। अप्रत्याशित रूप से वो एक दिन में 2 मार्शल ऋषियों से टकरा गया। मार्शल सेज के पहले दोनों के जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। हालांकि दूसरे पक्ष ने हमला नहीं किया। स्पष्ट रूप से स्थिति को बदलने के लिए अभी भी जगह थी। अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो देखा कि आसपास कोई नहीं था। वो चिल्लाया, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कौन वरिष्ठ है? आप इस जूनियर का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? पू पू। अचानक दोनों के पीछे से नरम कदमों की आहट आई। अर्जुन देव ने एक नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया। अर्जुन देव ने देखा कि दूरी में धीरे धीरे 2 धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। ये एक पुरुष और एक महिला थीं। दोनों ने सफेद कपड़े पहने थे। जब वो करीब आए तभी उन्हें अपना रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वो आदमी 30 के दशक में लग रहा था और उसका चेहरा अतुलनीय रूप से सुंदर था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी राक्षसी आभा थी और उसकी आंखें गहरी और अनंतहीन प्रलोभन से भरी हुई थीं। ये एक ऐसा पुरुष था जो सभी महिलाओं को पागल कर देता। अर्जुन देव ने इतना सुंदर और सुशील पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने आदमी के आकर्षण को चरम पर लाया। महिला भी 30 के दशक में लग रही थी। हालांकि वो सुंदर थीं और उनकी त्वचा चिकनी थी। वो बेहद आकर्षक लग रही थीं। जब वो उस आदमी के साथ चलती थीं तो वो एक आदर्श जोड़ी की तरह लगते थे। दोनों की आंखों के भाव अर्जुन देव को बहुत परिचित लगे। अचानक उसने बाई की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वो अचानक चौंक गया। ये पुरुष और महिला बाई से काफी मिलते जुलते दिखते थे। अर्जुन देव के मन में एक अनुमान था। बाई ने अर्जुन देव की बाह को कसकर पकड़ लिया और उसके पीछे छिप गई। उसने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों लोग बहुत परिचित हैं? स्वाभाविक रूप से, तुम मेरी बेटी हो, आप परिचित कैसे नहीं हो सकते? सफेद रंग का सुंदर आदमी बाई को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। बगल में मौजूद खूबसूरत महिला अर्जुन देव को देखकर मुस्कुराई और बोली, छोटे दोस्त, मुझे गुप्त तकनीक सिखाने और इतने लंबे समय तक मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। बाई ने अर्जुन देव की ओर देखा और पूछा, बड़े भाई अर्जुन देव, क्या उन्होंने जो कहा वो सच है? अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए। उसे ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं थी। बहुत देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, बाई असली हैं, वे आपके माता पिता हैं। चूंकि दूसरा पक्ष उसे रहस्यमय 9 स्वर्गीय क्रांति परिवर्तन का रहस्य बता सकता था और वे इतने समान दिखते थे, इसलिए उनकी पहचान नकली नहीं हो सकती थी। अर्जुन देव को केवल एक चीज पर संदेह था कि दूसरे पक्ष ने उन्हें कैसे ढूंढा। बाई की आंखें जिज्ञासा से भर गईं। उसने उन दोनों की ओर देखा। बहुत उत्साहित लग रहा था। उनके खून से आई परिचितता और निकटता की भावना ने बाई को अपनी प्रारंभिक घबराहट खो दी। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और शांत रहने की पूरी कोशिश की। उसने पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बाई के माता पिता ने एक दूसरे की नजर डाली। अंत में सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा, मैं आपको बताता हूं। बाई की मां आपकी पहचान जानती है। सफलतापूर्वक बदलने के बाद वह मुझे खोजने के लिए असंख्य फील्ड पैलेस गई। तब से मैंने लोगों को आपकी खबर खोजने के लिए ग्रेट किन नेशन भेजा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आपने कुछ बड़ी शक्तियों को नाराज कर दिया है और छिप गए हैं। जिन लोगों को मैंने भेजा था उन्हें आपकी कोई खबर नहीं मिली। ये केवल 3 महीने पहले तक था जब आपने स्वर्गीय कृपाण मंडप में कुलीन कबीले के उत्तराधिकारियों को हराया था कि हमने आपके बारे में फिर से खबर सुनी। उसके बाद ग्रीन विंड आइलैंड पर चंचल के साथ आपकी लड़ाई की खबर फैल गई। तभी हमें पता चला कि आप कहाँ हैं। ये समझ में आता है। स्वर्गीय कृपाण मंडप से निकलने के बाद अर्जुन देव ने अपनी हरकतों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। जब तक कोई शक्ति उसे ढूंढना चाहती है तब तक ये मुश्किल नहीं होगा।
अपने संदेहों को दूर करने के साथ अर्जुन देव ने सावधानी बरती। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो, बस ये कह दो, मुझे मार डालो या प्रताड़ित करो, आखिरकार मैं विरोध नहीं कर सकता। क्या आप बड़े भाई अर्जुन देव को मारना चाहते हैं? बाई आपको उसे नुकसान पहुंचाने से मना करती है। जब बाई ने अर्जुन देव की बातें सुनी तो वो तुरंत उत्सुकता से अर्जुन देव के सामने खड़े हो गए। सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी और खूबसूरत महिला ने एक दूसरे को देखा और हंसने से खुद को नहीं रोक सके। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? आपने मेरी पत्नी की जान बचाई और मेरी बेटी को सफलतापूर्वक बदलने में मदद की। मैं एक नज़र से बता सकता हूं कि आपने उसे गुलाम बनाया है। मैं, हितेश, सही और गलत में अंतर कैसे नहीं कर सकता? इस व्यक्ति के शब्दों ने बहुत ही उदार भावना दी। वह समुद्र की सतह पर चुपचाप खड़ा था और मार्शल ऋषि की आभा उत्सर्जित नहीं कर रहा था। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े शिथिल हो गए। जाहिर है उन्हें ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। उसने दूसरे पक्ष की बेटी को अपना पालतू बना लिया था। मूल रूप से उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष उसे दंडित करेगा। भले ही वे बाई की मां को बचाने के कारण उसे न मारें, वे उसे जरूर पीटेंगे। ऐसा लग रहा है कि वे न केवल उसे मारेंगे बल्कि उसकी देखभाल भी करेंगे। इससे अर्जुन देव भ्रमित हो गए। बाई की मां ने बाई की ओर देखा और मुस्कुराई। हम आपका कुछ नहीं करेंगे, हम बस यही चाहते हैं कि बाई असंख्य फील्ड पैलेस में रहे। यदि उसकी पहचान मानव दुनिया में खोजी जाती है तो वह एक असंगति होगी। एक्स जिक्सवान ने जारी रखा, आपकी शक्ति के साथ ये उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। असंख्य दानव महल में रहना सबसे सुरक्षित है। अर्जुन देव ने अपना सिर नीचा किया और गहरी सोच में चला गया। दूसरा पक्ष जियोबाई के माता पिता हैं। तार्किक रूप से कहा जाए तो उन्हें जियोबाई को दूर ले जाने का अधिकार था। उनके पास मना करने के लिए कई अनुरोध नहीं थे। हालांकि वो अभी भी जियोबाई को इतनी जल्दी भेजने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। लंबे समय से वो अकेला था। जियोबाई उनके साथ थी। अर्जुन देव के लिए बाई अब एक पालतू नहीं बल्कि एक सच्ची साथी थी। उसके जाने के बाद एक कृषक के रूप में उसका रास्ता और भी अकेला हो जाएगा। बाई नहीं जाएगी। बाई बहुत मुश्किल के बाद एक इंसान में बदली ताकि वह अर्जुन देव के साथ रह सके और बुरे लोगों को पीटने में उसकी मदद कर सके। जब बाई ने सुना कि हितेश उसे ले जाना चाहता है तो वह जल्दी से अर्जुन देव के पीछे चली गई और डरपोक सी बोली। जब हितेश ने ये सुना तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने अर्जुन देव को आकार दिया और उसकी आंखों में भाव बदलने लगे। एक अस्पष्ट हत्या का इरादा फैल गया। अर्जुन देव को तुरंत एक भयानक दबाव महसूस हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपना गार्ड उठाया और किसी भी समय पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। जब बाई की मां ने स्थिति देखी तो उसने हितेश को धीरे से खींचा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तभी उनके हाव भाव में सुधार हुआ। जब अर्जुन देव ने बाई की मां की बात सुनी तो वो फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये पता चला कि हितेश को लगा कि अर्जुन देव उनकी बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए बाई ने ऐसी बातें कहीं। हालांकि मैं कितना भी बदमाश क्यों न रहूं, मैं एक छोटी लड़की पर कोई कदम नहीं उठाऊंगा, अर्जुन देव ने उदास होकर सोचा। हालांकि अर्जुन देव समझ सकते थे कि उनके माता पिता इतने चिंतित क्यों थे। उसके लिए कुछ कहने का समय आ गया था। अर्जुन देव ने बाई को सामने खींच लिया और धीरे से मुस्कुराए। बाई और आपके माता पिता को पहले चले जाना चाहिए। मैं भविष्य में आपसे मिलने के लिए असंख्य फील्ड पैलेस जाऊंगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं वास्तव में आपकी सुरक्षा की गारंटी देने में असमर्थ हूं। बाई की आंखें कुछ नम थीं जब उसने कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, क्या आप मुझे अब और नहीं चाहते हैं? जब हितेश और उसकी पत्नी ने देखा कि बाई अर्जुन देव से कितनी जुड़ी हुई है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। खासकर जब उन्होंने छोटी लड़की को रोते हुए देखा तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अर्जुन देव ने धीरे से सलाह दी, आप पहले से ही लंबे समय से मेरे साथ हैं। हालांकि आपके माता पिता ने कभी भी आपके साथ बातचीत नहीं की है, ये उनके लिए उचित नहीं है। क्या बाई बहुत समझदार नहीं है? जब बाई ने ये सुना तो वो गहरी सोच में पड़ गई। जाहिर है वो अर्जुन देव की बातों से प्रभावित हुई। हालांकि वो अभी भी झिझक रही थी और बहुत असहज महसूस कर रही थी। इस समय बाई की मां चली गईं और धीरे से बाई का हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुराईं और बोली, बाई तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। अर्जुन देव को हमेशा अपना ध्यान विभाजित करना होगा, इससे उनकी खेती पर असर पड़ेगा। आप नहीं चाहती कि ऐसा हो, है ना? जब उसने ये कहा तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने मन ही मन सोचा, ये सही है, मैं वास्तव में बहुत कमजोर हूं। मैं कुछ मजबूत राक्षसी जानवरों को भी नहीं हरा सकता। हालांकि अर्जुन देव ने ये नहीं कहा कि वो बोझ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें कहने की जरूरत नहीं थी।
लंबे समय से वास्तव में अर्जुन देव ही उसकी रक्षा कर रहे थे। वो अब अर्जुन देव की शायद ही कभी मदद करती थी। जब बाई ने ये सोचा तो उसने अपना सिर उठाया और पूछा, तो फिर अगर मैं असंख्य फील्ड पैलेस जाऊं तो क्या मैं मजबूत बन पाऊंगा? हितेश ने आखिरकार राहत की सांस ली। वो मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी बेटी हो, स्वाभाविक रूप से आपकी प्रतिभा खराब नहीं होगी। जब तक तुम असंख्य फील्ड पैलेस जाओगे तुम एक दिन मुझसे अधिक मजबूत होगे। बाई ने मुड़कर अर्जुन देव से पूछा कि क्या ये सच है। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद वो अंततः असंख्य फील्ड पैलेस जाने के लिए सहमत हो गई। जो आएगा वो आएगा। भले ही अर्जुन देव अनिच्छुक था, फिर भी उसने अपना मन बना लिया। उसने स्पिरिट ब्लड जेड को अपने सीने से हटाकर हितेश को सौंप दिया। हितेश ने स्पिरिट ब्लड जेड प्राप्त किया और एक नज़र डाली, फिर उसने उसे वापस सौंप दिया और धीरे से कहा, इसे रखो, भविष्य में हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। मुझे पता है कि आप वास्तव में बाई की परवाह करते हैं। हितेश बोलने के बाद उन्होंने एक जेड पदक निकाला और अर्जुन देव को सौंप दिया। उन्होंने कहा, ये असंख्य फील्ड पैलेस का स्वर्गीय महाराक्षस पदक है। खतरे के समय में ये एक प्राचीन महाराक्षस सम्राट के क्लोन को बुला सकता है। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप मुझे खोजने के लिए असंख्य फील्ड पैलेस में आ सकते हैं। मैं एक ऐसी शर्त से सहमत होऊंगा जो बहुत अधिक नहीं है। पदक प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव कुछ अवाक महसूस कर रहे थे। ये मार्शल ऋषि लोगों को पदक देना पसंद करते थे। उन्होंने वास्तव में एक दिन में 2 पदक प्राप्त किए। तुम दोनों अपनी छुट्टी ले लोगे, बाई भी विदा ले लेगी। भविष्य में जब तुम असंख्य फील्ड पैलेस जाते हो तो थोड़ा लड़ाकू मत बनना। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहा। जैसे ही बाई ने अर्जुन देव को जाते देखा, उसने अपनी आंखों के किनारों पर आंसू मिटाए और अपने दिल में एक प्रतिज्ञा की, 2 साल बाद मैं निश्चित रूप से मजबूत बनूंगा। मैं बड़े भाई अर्जुन देव पर बोझ नहीं बनूंगा। बाई को अलविदा कहने के बाद अर्जुन देव वास्तव में अकेले थे। भविष्य में वो केवल स्वयं ही साधना के मार्ग पर चल सकता था। अर्जुन देव ने अपने हाथ में लूनर शैडो कृपाण लहराया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह सही नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया। मेरे पास अभी भी लूनर शैडो कृपाण है। चाहे कुछ भी हो, मेरी कृपाण हमेशा मेरी तरफ से रहेगी। अभी एक लंबा रास्ता तय करना था, उसे खुद चलना था। अर्जुन देव ने अपनी भावनाओं को सुलझाया और ग्रीन विंड आइलैंड की अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही अर्जुन देव आधे रास्ते पर पहुंचने ही वाले थे, सामने चट्टानों के एक समूह से 2 तेज हत्या करने वाली क्यू आईं। उन्होंने अर्जुन देव की ओर गोली चलाई। अर्जुन देव की निगाहें थम गईं और उन्होंने आगे की ओर देखा। जब उसने 2 लोगों की शक्ल देखी तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे लगा कि ये अजीब था। उन्होंने कहा, साहिल रुद्र और वायु कौशिक, वे दोनों एक साथ क्यों हैं? अर्जुन देव को याद था कि साहिल रुद्र ने कियान रेन द्वीप पर खजाने के कमरे में वायु कौशिक के कुछ साथियों को व्यक्तिगत रूप से मार डाला था। अब वे दोनों एक साथ थे। अप्रत्याशित रूप से वे साथी बन गए थे। शिव शिव साहिल रुद्र और वायु कौशिक तेजी से अर्जुन देव की ओर उड़ गए। जल्द ही वे अर्जुन देव के सामने 100 मीटर उतरे। साहिल रुद्र ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, जो अभी भी थोड़ा गलत संरेखित था। उसके बूढ़े चेहरे पर एक अंधेरा भाव चमक उठा, क्योंकि उसने बेरहमी से कहा, मैंने इसे पहले कहा था, जब तक हम यहां इंतजार करेंगे देर सवेर हम इस बबा से मिलेंगे। वायु कौशिक, क्या आप अब मुझ पर विश्वास करते हैं? वायु कौशिक मंद मंद मुस्कुराया और इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, खजाने के कमरे से प्राप्त बक्से और जड़ी बूटियों के बगीचे से प्राप्त स्पिरिट जड़ी बूटियों को सौंप दें, फिर मैं आज आपको छोड़ सकता हूं, अन्यथा आप यहां से जिंदा जाने के बारे में भूल सकते हैं। अर्जुन देव ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक फीकी मजाक उड़ाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। जब तक उनका एक समान हित था, वे इतनी निकटता से एक साथ खड़े हो सकते थे। यह दिलचस्प था। हालांकि क्या इन 2 लोगों ने वास्तव में उसे चॉपिंग बोर्ड पर मांस का टुकड़ा के रूप में माना? साहिल रुद्र ने अपने चेहरे पर एक जानलेवा इरादा प्रकट किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे मार डालो। इसके बाद हम उसकी स्थानिक अंगूठी को विभाजित करेंगे। मार डालो। साहिल रुद्र के बोलने के बाद वो समुद्र की सतह पर जोर से पटक दिया। विशाल बल के कारण शांत समुद्र में उछाल आया। बैंग! वायु कौशिक की आंखें ठंडी हो गईं। उसने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए। वह समुद्र की सतह पर उखड़ गया और आगे की ओर गोली छोड़ दी। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति शांत रही, जबकि उन्होंने चौंकाने वाली आभा से 2 लोगों को देखा। उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसकी दाहिनी आंख में एक भयंकर बैंगनी लौ लगातार जल रही थी। जल्द ही उसकी दाहिनी आंख में असीम स्थान में एक विशाल लौ भंवर बन गया। अर्जुन देव चिल्लाया और बढ़ती बैंगनी लपटें आगे बढ़ गईं। बूम! जब वे दोनों अर्जुन देव से 20 मीटर से भी कम दूरी पर थे तो एक विशाल बैंगनी लौ अचानक उनके सामने उमड़ पड़ी। यह 10 मीटर लंबी और 100 मीटर लंबी थी। धधकती हुई बैंगनी लौ मंद रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी।
इसके उच्च तापमान के कारण समुद्र की सतह उबल गई, भाप उठी और फैल गई, जिससे भारी धुंध बन गई। साहिल रुद्र और वायु कौशिक के चेहरे बहुत बदल गए। अभी एक क्षण पहले उनके सामने असीम उफनता हुआ समुद्र था। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे दुनिया में केवल विशाल बैंगनी लौ ही रह गई है। इसने उनकी दृष्टि भर दी, उन्हें चौंका दिया। पीछे हटना। अजीब और मजबूत बैंगनी लौ ने उन्हें चौंका दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी आंदोलन टेक्निक्स को अपनी सीमा तक निष्पादित किया और तेजी से पीछे हट गए। ची ची। जब बैंगनी लौ उतरी तो समुद्र पर 20 मीटर से भी अधिक व्यास वाला एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जहां वे दोनों मूल रूप से खड़े थे। समुद्र की सतह से असंख्य मात्रा में जलवाष्प उठा। गहरा गड्ढा केवल एक पल के लिए दिखाई दिया, इससे पहले कि आसपास का समुद्री जल तेजी से बढ़ गया। समुद्र की शांत सतह पर एक विशाल भंवर बन गया। इसने आसपास के सभी पानी को चूस लिया। भंवर लगातार घूमता रहा, तेजी से बढ़ता गया। अंत में पानी का एक विशाल स्तंभ जमीन से उठा और सीधे आकाश में चला गया। यह एक अतुलनीय रूप से भयानक दृश्य था। साहिल रुद्र और वायु कौशिक ने एक दूसरे की निगाह डाली। वे एक दूसरे की आंखों में डर देख सकते थे। 3 महीने पहले हालांकि अर्जुन देव बहुत मजबूत था, फिर भी वो उनसे थोड़ा कमजोर था। हालांकि इस समय अर्जुन देव के आकस्मिक हमले ने बिना कृपाण खींचे इतनी बड़ी हलचल मचा दी। उनकी ताकत स्पष्ट रूप से उनमें से किसी से भी आगे निकल गई। लानत है, ये आदमी परिपक्व हो गया है। हमें आज उसे हराने की पूरी कोशिश करनी होगी, अन्यथा हम यहीं मर सकते हैं, साहिल रुद्र ने ठंडे भाव से कहा। किसी समय उसके हाथ में एक काला खंजर आ गया था। वायु कौशिक ने भी अपनी स्थानिक अंगूठी से दस्ताने की एक जोड़ी निकाली और धीरे धीरे उन्हें पहन लिया। दस्तानों पर बाब्स और हुक थे, उन पर एक आध्यात्मिक प्रकाश भी टिमटिमा रहा था। जाहिर है ये एक गुप्त खजाना था। जब अर्जुन देव ने दोनों की हरकतें देखीं तो वो मंद मंद मुस्कुराए और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उसकी दाहिनी आंख की लपटें एक बार फिर से जमने लगीं। बूम बूम बूम। बैंगनी लपटों की धाराएं तोप के गोले की तरह निकलीं। वे जहां से भी गुजरे हवा जल गई। एक निर्वात दिखाई दिया, अंधेरा और उदास। बैंग बैंग, जूम जूम जूम। वे दोनों आने वाली बैंगनी लपटों से बचते हुए पानी की सतह पर ऊपर नीचे कूदते रहे। समुद्र की सतह पर लहरें लगातार उठती और बढ़ती रहीं। कभी कभी कुछ बदकिस्मत मछलियां लहरों द्वारा हवा में ले जाई जाती थीं। हालांकि वे तुरंत उच्च तापमान से भुना गए थे, केवल उनके कंकाल छोड़ दिए गए थे। बूम! अचानक वायु कौशिक चिल्लाया और हवा में कूद गया। जैसे ही उसने मुक्का मारा, दस्ताने से एक मजबूत बल फूट पड़ा। वायु कौशिक ने अर्जुन देव पर उड़ती बैंगनी लपटों को मुक्का मारा। जब भयानक मुट्ठी की हवा बैंगनी लपटों से टकराई तो एक तीव्र विस्फोट हुआ। शॉक वेव बढ़ गई और समुद्र की सतह पर तुरंत 100 मीटर ऊंची लहर दिखाई दी। ऐसा लगता है कि बैंगनी लपटों की ताकत का 70% एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के चरम प्रहार के बराबर है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। चूंकि ऐसा है, इसलिए इसका परीक्षण जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। का अर्जुन देव ने कृपाण की मूठ पर अपना दाहिना हाथ रखा और बिजली की गति से चंद्रछाया कृपाण को खींच लिया। कृपाण ब्लेड पर एक चमकदार बैंगनी रोशनी जल्दी से दिखाई दी। साहिल रुद्र एक काली रेखा में बदल गया और पानी के पर्दे से होकर गुजरा। जैसे ही वो अर्जुन देव को गार्ड से पकड़ने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि ऊपर से एक असीम हत्या इरादा उसकी ओर बढ़ रहा है। एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ उसने जल्दी से देखने के लिए अपना सिर उठाया, केवल एक चमकदार बैंगनी अरोरा देखने के लिए, इतना भेदी कि उसकी आंखों में चोट लगी। डैंग! एक चिंगारी के उड़ने में जो समय लगा, उसमें साहिल रुद्र आधा कदम पीछे हट गया। उन्होंने अपना खंजर अपने सामने रखा और अर्जुन देव के अवरोही आक्रमण को रोक दिया। उनके अनुभव ने महत्वपूर्ण क्षण में उनकी जान बचाई, जिससे उन्हें कृपाण द्वारा 2 हिस्सों में विभाजित होने से बचाया जा सके। हालांकि खंजर से निकलने वाली विशाल शक्ति ने साहिल रुद्र की कलाई को शून्य कर दिया। उसने खंजर पर अपनी पकड़ लगभग खो दी थी। जब अर्जुन देव की शांत अभिव्यक्ति देखी, लेकिन उसकी आंखें की को मारने से भर गईं, तो उसका दिल ठंडा हो गया। उसने जल्दी से अपनी बाई कलाई को सहारा दिया। क्या आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं? अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में सूंघा। उसने अपना दाहिना हाथ नीचे कर लिया, जिसमें कृपाण की मूठ थी। उसके डांटियन में बैंगनी की भंवर तेजी से घूमता है और एक असीम सार तरल बाहर उड़ेला गया। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की छठी परत की सहायता से अर्जुन देव की ताकत तुरंत 20% बढ़ गई। बूम! बल ने साहिल रुद्र के शरीर को समुद्र में गिरा दिया, जिससे वो उड़ गया। उसका खंजर भी उसके हाथ से उड़ गया। इस व्यक्ति ने कितनी स्पिरिट जड़ी बूटियां खाईं, उसका सार इतना बढ़ क्यों रहा है? ये एक नियमित चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग से भी अधिक मजबूत है। साहिल रुद्र ने एक कौर खून की उल्टी की। वो भयभीत था क्योंकि उसने मन ही मन सोचा था, अर्जुन देव ने वास्तव में मुझे सार के मामले में कुचल दिया था।
हालांकि साहिल रुद्र की खेती की तकनीक केवल मीडियल ग्रेड अर्थ रैंक थी, लेकिन उन्होंने दशकों से इसकी खेती की थी। हालांकि वो अर्जुन देव केवल अपनी किशोरावस्था में थे, फिर भी वो सार के संदर्भ में साहिल रुद्र को दबा सकते थे। बूम! अचानक एक भेदी ध्वनि उछाल आया। ये वायु कौशिक था जो इस अवसर का लाभ उठाकर उड़ान भर रहा था। अर्जुन देव ने मुड़कर अपनी कृपाण लहराई। उसकी हरकतें तेज और तरल थीं और कृपाण उसके प्रतिद्वंद्वी के दस्ताने पर उतरा। डैंग डैंग डैंग! तेज कृपाण ने दस्ताने से टकराते ही चिंगारी छोड़ी। हालांकि दस्ताने बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। अधिकांश बढ़ते सार दस्ताने से नष्ट हो गए थे। वायु कौशिक ने भयानक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दस्ताना एक आक्रामक चोटी अवर ग्रेट गुप्त खजाना है। आपके पास इसे तोड़ने की क्षमता नहीं है। मुझे करीब आने का मौका देने का पश्चाताप मत करो। शिव! एक झटके में अर्जुन देव से 1 मीटर से भी कम दूरी पर वायु कौशिक आ गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी अर्जुन देव के सीने पर लगी। उसकी मुट्ठी पर बाब्स और स्पाइक्स स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इससे कोई भी डर से कांप उठता था। अगर कोई मारा गया, भले ही वो न मरे, तो भी वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। जब किसान करीबी लड़ाई में लड़ते थे तो कृपाण और तलवार जैसे लंबे हथियार अपनी उपयोगिता खो देते थे। वे प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। एक लंबा था, एक मजबूत था। जो छोटा था उतना ही खतरनाक था। यही सिद्धांत था। अर्जुन देव ने अपने शरीर को बगल की ओर झुका दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को चकमा दे दिया। फिर वो जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही उनका प्रतिद्वंद्वी फिर से करीब आने वाला था, अर्जुन देव ने अपनी कृपाण लहराई। हालांकि वो अजीब दस्ताने अर्जुन देव के हमले से अधिकांश बल को नष्ट करने में कामयाब रहे। वायु कौशिक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए फिर से करीब आने का लाभ उठाया। हूची! ये कई बार दोहराया गया। अंत में अर्जुन देव वायु कौशिक के आक्रमण को नहीं रोक सके। साहिल रुद्र, जिन्होंने अपना सार पुनः प्राप्त कर लिया था, ने इस अवसर का लाभ उठाकर युद्ध में शामिल हो गए। वे प्रकाश की एक काली किरण में बदल गए और कभी-कभी अर्जुन देव को परेशान करने के लिए अपने तेज खंजर का उपयोग करते थे। उन दोनों के एक साथ काम करने के साथ उन्होंने आखिरकार प्रभावशाली अर्जुन देव को दबा दिया। उन्होंने अर्जुन देव को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। पलक झपकने में वो 1 किलोमीटर पीछे हट गया था। साहिल रुद्र ने अपने चेहरे पर कुछ रंग वापस पा लिया। वो पापी मुस्कुराते हुए कहा, बरऊ, जिन लोगों को मैं साहिल रुद्र निशाना बनाता हूं वे कभी जीवित नहीं रहे। आप अपवाद नहीं होंगे। मैं तुम्हें बाद में कुचलकर मार डालूंगा। तुमने वास्तव में मुझे लात मारने की हिम्मत की। कितना लापरवाह! साहिल रुद्र के बोलने के बाद एक चिंगारी उड़ने में लगने वाले समय में अर्जुन देव ने साहिल रुद्र की लापरवाही को पकड़ा और उसे लात मार दी। काका! अर्जुन देव ने साहिल रुद्र की ठुड्डी पर फिर से लात मारी। अर्जुन देव ने साहिल रुद्र को हवा में उछलते हुए भेजा। उसकी ठुड्डी से लगातार खून टपक रहा था। ये एक अच्छा अवसर है। वायु कौशिक की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो मदद नहीं कर सका और अपनी मुट्ठी की हवा की गति बढ़ा दी। अर्जुन देव ने अभी-अभी एक किक मारी थी। जब वो उसे वापस खींचता तो वो पूरी तरह से खुला रहता। वो समय पर चकमा नहीं दे पाएगा या पीछे नहीं हट पाएगा। अर्जुन देव इस पंच को चकमा नहीं दे सके, हालांकि उनका इरादा नहीं था। एक विचार के साथ उसकी छाती पर जेड पेंडेंट प्रकाश से चमक उठा। एक मोटी सार बाधा ने अर्जुन देव को घेर लिया। काका! क्या है? बाब्स और लोहे के स्पाइक्स वाले दस्ताने केवल 1 सेकंड के लिए युआन क्यूई बैरियर की सतह पर रुके, इससे पहले कि वे इसे तोड़ दें और आगे बढ़ते रहें। ऐसा लग रहा था कि ये जेड पेंडेंट, जैसा कि कहा गया था, ये केवल एक चोटी मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के हमले को रोक सकता था। ये सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के हमले को रोक नहीं सका। हालांकि अगर ये अपने प्रतिद्वंद्वी के पंच के बल को धीमा कर सकता है तो अर्जुन देव अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते। आखिरकार उसके पास अभी भी एक चोटी अवर ग्रेड रक्षात्मक आंतरिक बनियान थी। नुकीले दस्ताने अर्जुन देव के सीने पर लगे। हालांकि अर्जुन देव की उम्मीद के मुताबिक उनके सीने में कोई खूनी गंदगी या छेद नहीं था। इसने अर्जुन देव को केवल 10 मीटर पीछे गिरा दिया। उसके बाद वो ठीक था। ये कैसे हो सकता है? मेरे दस्ताने बेहद तेज हैं, यहां तक कि एक पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग भी उन्हें रोक नहीं सकता है। वायु कौशिक ने सदमे में कहा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कृपाण लहराई। वो आगे बढ़ा और कहा, आप इस दुनिया में गुप्त खजाने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं। वायु कौशिक ने अपनी बुद्धि पुनः प्राप्त की और मुस्कुराया। जब तक आप मुझे करीब आने देते हैं, जब तक आपका सार मार्शल सम्राट से अधिक मजबूत नहीं है, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, मेरी मुट्ठी इसे बेअसर करने में सक्षम होगी। क्या ऐसा है? अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और उनके माथे पर एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। चमकदार बैंगनी कृपाण ने तुरंत एक लाल बत्ती दे दी। ये नरसंहार की स्थिति थी। का
वायु कौशिक की अविश्वसनीय निगाहों के पहले अर्जुन देव की कृपाण ने उनके दाहिने हाथ के दस्ताने को आधा काट दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। अर्जुन देव अब बढ़ती हुई शक्ति को बेअसर नहीं कर सकते। जब कृपाण क्यूई बाहर निकला तो उसने वायु कौशिक की छाती पर एक भयानक घाव खोल दिया। वुकुई स्वर्ग को हिलाता है। इसके बाद अर्जुन देव ने एक और हमला किया। उन्होंने वुकुई कृपाण तकनीक की हत्या की चाल अंजाम दी। मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ने के बाद वुकुई कृपाण तकनीक की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। एक छोटी पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक की ताकत वास्तव में उजागर की गई। दिव्य वुकुई वृक्ष बिजली की शक्ति को लेकर एक बढ़ती आभा के साथ स्वर्ग से उतरा। वायु कौशिक समय पर चकमा नहीं दे सका। दिव्य वृक्ष ने उसे हिला दिया, जिससे उसे खून के बड़े कौर की उल्टी हुई। इसके बाद वो समुद्र में गिर गया। अर्जुन देव ने वायु कौशिक को उठने का मौका नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और अपनी कृपाण को 3 बार घुमाया, जिससे इस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। फिर अर्जुन देव ने लापरवाही से इस व्यक्ति की स्थानिक अंगूठी को हटा लिया। फिर उसने अपनी निगाहें साहिल रुद्र की ओर घुमाई, जो दूर से भागते हुए प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया। अर्जुन देव, अगली बार जब आप इस बूढ़े आदमी से मिलेंगे तो ये बूढ़ा आदमी आपको शाश्वत श्राप में भेज देगा। मैं तुम्हें एक दुखद मौत मराऊंगा। अर्जुन देव हवा में कूद गए और उदासीनता से कहा, अब आपके पास वो मौका नहीं है। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया। कृपाण पर बैंगनी और लाल रंग के बीच बारी बारी से प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। ये जल्दी से लंबी हो गई। पलक झपकने के लिए ही ये समुद्र से कुछ हजार मीटर ऊपर फैल गया। हर जगह प्रकाश की किरण गुजरी। समुद्र के दोनों ओर विशाल लहरें उठीं। ये बहुत भयानक लग रहा था। एक दयनीय रोना था। प्रकाश की किरण के अंत में साहिल रुद्र ने अपने सीने में खूनी छेद को पकड़ा। उसकी आंखें भय से भर गईं। पू पू पू। अर्जुन देव धीरे धीरे पानी पर चले। जब तक वो साहिल रुद्र के सामने पहुंचे तब तक दूसरा पक्ष मर चुका था। अर्जुन देव ने अपने हाथ की स्थानिक अंगूठी को हटा लिया। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष की लाश को देखने की भी जहमत नहीं की। उन्होंने लूनर शैडो कृपाण को म्यान किया और ग्रीन विंड आइलैंड की अपनी यात्रा फिर से शुरू की। डूबता सूरज खून की तरह लग रहा था, क्योंकि ये विशाल समुद्र पर प्रतिबिंबित हो रहा था। दोनों लाशें समुद्र की सतह पर चुपचाप तैरती रहीं। जल्द ही उनमें से कुछ भी नहीं बचेगा। क्रूर मछलियां उन्हें खा जाएंगी। 2 चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट्स को मारने के बाद अर्जुन देव की भावनाओं में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। इससे पहले कि वो मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ता, वो पहले से ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स को मार सकता था। अब जब वो एक मार्शल किंग था तो उसकी खेती काफी बढ़ गई थी। उनकी ताकत हर तरह से बढ़ गई थी। 2 साधारण चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स को मारना कुछ भी नहीं था। एक कृषक की ताकत सार की शुद्धता और मात्रा से निर्धारित होती थी। इसके बाद ये खेती तकनीक, मार्शल तकनीक और उस स्थिति द्वारा निर्धारित किया गया जिसे वे समझते थे। इनमें से किसी भी क्षेत्र में अर्जुन देव की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने सार को एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग तक बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्पिरिट जड़ी बूटियों पर भरोसा किया। उनकी साधना तकनीक एक स्वर्ग रैंक की कई खेती तकनीक थी। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी ने केवल एक औसत दर्जे की ग्रेड पृथ्वी रैंक की खेती तकनीक की खेती की। उनकी मार्शल तकनीक के लिए ये एक छोटी सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक प्राचीन मार्शल तकनीक थी। जहां तक राज्यों का सवाल है, उनका उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। पवित्र शक्ति से भरी गड़गड़ाहट की विशाल स्थिति और नरसंहार की स्थिति जो सामान्य राज्यों से ऊपर थी, ने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से दबा दिया। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ कुछ संप्रदायों की चरम प्रतिभाओं के अलावा वो अपराजय होगा। जब तक आधा कदम वाला मार्शल इम्राट प्रकट नहीं होता, तब तक अर्जुन देव मार्शल किंग के दायरे में अजय रहेंगे। अपने विचारों को एकत्रित करते हुए अर्जुन देव ने वायु कौशिक की स्थानिक अंगूठी को खोला और इसे अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया। उन्होंने 20,000 से अधिक अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 5,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स गिने। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति ने क्यानरिन द्वीप पर बहुत कुछ हासिल किया था। 5,000 औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कोई छोटी राशि नहीं थी। हालांकि ये सब अब अर्जुन देव का था। अर्जुन देव द्वारा स्पिरिट स्टोन्स को दूर करने के बाद उन्होंने साहिल रुद्र की स्थानिक अंगूठी पर अपनी नजर टिका दी। ये व्यक्ति निर्दयी और चालाक था। क्यानरिन द्वीप के मुख्य हॉल में कम से कम 80 खजाने चाहने वालों की उसके हाथों मृत्यु हुई थी। जब अर्जुन देव ने प्रवेश द्वार पर दर्जनों खूनी लाशों के बारे में सोचा तो उनके दिल में ठंडक महसूस हुई। मुझे आश्चर्य है कि साहिल रुद्र की स्थानिक अंगूठी में कितनी चीजें होंगी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना में भेजते हुए कुछ प्रत्याशा महसूस की। ये नीली रोशनी से चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स के ढेर ने अर्जुन देव को चकाचौंध कर दिया। हालांकि उसने खुद को तैयार किया था, लेकिन उसने इस व्यक्ति के इतने अमीर होने की उम्मीद नहीं की थी। अर्जुन देव ने एक मोटा काउंट किया। इस व्यक्ति के पास 15,000 से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 200 से अधिक अत्यंत दुर्लभ सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे।
असंख्य अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे, कई गुप्त खजाने और सभी प्रकार की मार्शल तकनीक और खेती तकनीक भी थीं। उसने इन्हें अन्य कल्टीवेटर से प्राप्त किया होगा। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को शांत किया। उन्होंने उदासीनता से कहा, बुरे रास्ते पर भरोसा करना सही रास्ता नहीं है। इस व्यक्ति के पास इतने सारे संसाधन थे, लेकिन वो आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क तक आगे नहीं बढ़ सका। ये सबसे अच्छा सबूत था। ये अर्जुन देव के लिए भी एक चेतावनी थी। यदि किसी व्यक्ति का हृदय विकृत हो जाता तो वो शिखर तक नहीं पहुंच पाता। ग्रीनविंड आइलैंड का व्यस्त बंदरगाह अर्जुन देव की दृष्टि में प्रकट हुआ। अर्जुन देव ने स्पिरिट स्टोन्स को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखा। उसने अपनी गति तेज की और ग्रीनविंड आइलैंड की ओर दौड़ पड़ा। द्वीप पर कदम रखने के बाद अर्जुन देव तुरंत अपनी सराय में पहुंचे और रहेजा और रजनी के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। युवा हीरो, आपका दोस्त 1 महीने पहले चला गया था। जाने से पहले वो अपने पीछे एक पत्र छोड़ गया और मुझसे इसे आपको देने के लिए कहा। जब वेटर ने अर्जुन देव को पूछते देखा तो उसने झट से एक पत्र निकाला और उसे सौंप दिया। चूंकि वो 1 महीने पहले चला गया था, इसका मतलब ये था कि रहेजा 2 महीने से उसका इंतजार कर रहा था। बस इतना ही काफी था। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराया और पत्र प्राप्त किया। फिर उसने वेटर को एक अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया। वेटर तुरंत खुशी से चला गया। लिफाफा खोलकर अर्जुन देव ने उसे ध्यान से पढ़ा। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने सामग्री को पढ़ना समाप्त कर दिया। पत्र में ज्यादा शब्द नहीं थे। इसका सार ये था कि उनके और ब्लैक ड्रैगन ट्रायड के बीच विवाद सुलझ गया था और दोनों पक्ष एक कदम पीछे हट गए थे। वे फिलहाल इस मामले से निपटने के लिए उसके इंतजार नहीं कर सकते थे। पत्र के अंत में रहेजा ने अर्जुन देव को समय मिलने पर महान तांग साम्राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। उस समय अर्जुन देव उनका उचित स्वागत करते थे। रहेजा के निमंत्रण को लेकर अर्जुन देव को कुछ दिलचस्पी थी। ग्रेट तांग साम्राज्य का सबसे मजबूत संप्रदाय बीस्ट टेमिंग एबोर्ड प्रसिद्ध था। वो लंबे समय से जाकर देखना चाहता था। बीस्ट टेमिंग एबोर्ड एकमात्र संप्रदाय था जो व्यवस्थित रूप से उच्च रैंक वाले स्पिरिट बीस्ट्स को वश में करता था। अफवाहों के अनुसार उन्होंने रैंक 9 और रैंक 10 स्पिरिट बीस्ट्स को भी वश में किया। बीस्ट टेमिंग एबोर्ड पूरे महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध था। संस्थापक माओ यानन एकमात्र कृषक थे जिनके पास मार्शल सम्राट की ताकत नहीं थी, लेकिन वो एक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। पत्र रखने के बाद अर्जुन देव ने वेटर को एक कमरा और गर्म पानी तैयार करने के लिए बुलाया। उसके बाद उसने एक आरामदायक गर्म स्नान किया और अपने कपड़े पहन लिए। फिर उसने एक शानदार भोजन का आदेश दिया और खाना शुरू कर दिया। एक निर्जन द्वीप पर और पिछले 3 महीनों से बंद दरवाजे की खेती में रहने के बाद अर्जुन देव को कुछ ऊब महसूस हुआ। अब जब उसने स्नान कर लिया था और शानदार भोजन किया था तो उसे लगा कि ये एक अद्भुत बात है। वेटर, इस स्वामी को शराब के 2 जार और 5 किलोग्राम गोमांस दो, जितना जल्दी हो सके। ढांग ढांग ढोंग। जैसे ही अर्जुन देव ने खाना खत्म किया और बिल का भुगतान करने और जाने वाले थे, नीचे से एक मोटा आदमी आया। वो 2 मीटर लंबा था और उसके पास एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। वो अशिष्ट और क्रूर लग रहा था। ज्यादातर लोग उसे देखकर डर से कांपने लगते थे। ये रुद्र भाटी थे जिन्हें अर्जुन देव ने जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर निकाल दिया था। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें यहां देखेंगे। रुद्र भाटी ने चारों ओर देखा और सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव को देखा। उसकी अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी, लेकिन बदल गई और उसकी आंखों में एक क्रूर रूप दिखाई दिया। उसने अपनी पीठ से विशालकाय कुल्हाड़ी निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के जयेंद्र सक्सेना पर घुमा दी। डांग। अर्जुन देव ने अपनी तलवार नहीं खींची। जैसे ही विशाल कुल्हाड़ी काटने वाली थी, उसकी तलवार की नोक कुल्हाड़ी के किनारे से टकराई, जिससे एक मंद आवाज निकली। कृपाण से एक बड़ी सेना आई। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव इसे ब्लॉक करने में असमर्थ थे। उसे 3 कदम पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और केवल तभी रुका जब उसने अपनी एड़ी को लकड़ी के बोर्डों के खिलाफ धकेल दिया। ये कुल्हाड़ी काफी प्रसिद्ध लगती है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। रुद्र भाटी का भौतिक शरीर उससे अधिक मजबूत होना चाहिए। हालांकि रुद्र भाटी हास्यास्पद रूप से मजबूत नहीं थे। यहां तक कि जब अर्जुन देव ने कुछ कौशल का इस्तेमाल किया, तब भी वो बल को बेअसर नहीं कर सके। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि समस्या कुल्हाड़ी के साथ थी। हालांकि अर्जुन देव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस समय उनका इस व्यक्ति से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वो मार्शल किंग थे, लेकिन रुद्र भाटी को हराने की उनकी संभावना 50% से अधिक नहीं थी। अर्जुन देव केवल इतना कह सकते थे कि उन्हें इस व्यक्ति का डर नहीं था। आखिरकार रुद्र भाटी एक प्रसिद्ध कृषक थे। इसके अलावा उन्होंने अपने भौतिक शरीर की पुष्टि की थी। उनका युद्ध कौशल एक ही खेती क्षेत्र के कृषकों की तुलना में बहुत मजबूत था।
ये देखकर कि रुद्र भाटी एक और चाल चलने का इरादा रखते हैं, अर्जुन देव ने उदास होकर कहा, रुद्र भाटी, यदि आप अभी भी भौतिक शरीर को तड़का लगाने के लिए स्पिरिट जड़ी बूटियां चाहते हैं तो आगे बढ़ें और इस कुल्हाड़ी से काट लें। जब रुद्र भाटी ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद भी अंत में वो नहीं काटा। ढांग। रुद्र भाटी ने लापरवाही से कुल्हाड़ी को फर्श पर रख दिया और विशाल रेस्टोरेंट कांप उठा। वो बैठ गया और बोला, ये बूढ़ा आदमी भूल गया, बव्वा, तुम भी भौतिक शरीर की खेती करते हो। तुमने भौतिक शरीर को तड़का लगाने के लिए बहुत सारी स्पिरिट जड़ी बूटियां चुनी होंगी। भौतिक शरीर को तड़का लगाने के लिए सभी स्पिरिट जड़ी बूटियां सौंप दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं रुद्र भाटी हमेशा अपनी बात रखता हूं। अर्जुन देव रुद्र भाटी के सामने बैठ गए। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, मुझे भौतिक शरीर को तड़का लगाने के लिए उन स्पिरिट जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, इसलिए मैं उन्हें आपको नहीं दे सकता। रुद्र भाटी के हाव भाव ठंडे पड़ गए। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से से कहा, बव्वा, तुमने इस बूढ़े आदमी को धोखा देने की हिम्मत की? जैसे ही रुद्र भाटी क्रोध में फूटने वाले थे, अर्जुन देव ने इत्मीनान से कहा, मेरे पास कोई स्पिरिट जड़ी बूटी नहीं है। हालांकि मेरे पास एक हेवन रैंक बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट मैन्युअल है जिसे सवाना किंग ने पारित कर दिया था। रुद्र भाटी के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से अपनी विशाल कुल्हाड़ी को दूर रख दिया और हतप्रभ भाव से पूछा, क्या आप सवाना किंग की आकाश बॉडी टेम्परिंग कला के बारे में बात कर रहे हैं? अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट को बाहर फेंक दिया। जब रुद्र भाटी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उन्होंने तुरंत इसे दूर कर दिया। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट है। मुझे लगा कि डार्क चर्च के लोगों ने इसे छीन लिया है। अप्रत्याशित रूप से आप इसे खोजने में सफल रहे। रुद्र भाटी के चेहरे पर सदमे की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में एक उत्कट भाव दिखाई दिया। महाद्वीप पर बहुत कम कृषक थे जो भौतिक शरीर की खेती करते थे। स्वाभाविक रूप से भौतिक शरीर को तड़का लगाने के लिए खेती की तकनीक और भी दुर्लभ थी। यहां तक कि अगर वहां थे तो वे कम रैंक की खेती की तकनीक होगी। एक उच्च रैंक वाली खेती की तकनीक ढूंढना स्वर्ग पर चढ़ने से कठिन था। इतने सालों तक रुद्र भाटी ने केवल एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक की खेती की तकनीक विकसित की थी। उन्होंने बहुत पहले ही उस खेती की तकनीक को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। उसके पास इसे और सुधारने का कोई तरीका नहीं था। जब रुद्र भाटी ने देखा कि अर्जुन देव के हाथों में वास्तव में एक स्वर्ग रैंक बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक है तो उनके उत्साह की कल्पना करना आसान था। रुद्र भाटी का हाथ अनजाने में उसकी कुल्हाड़ी के हैंडल पर चला गया। उसने अपनी हत्या क्यों वापस ले ली और खुशी से मन ही मन सोचा, इस बव्वा ने मेरे पास आने की पहल की। जब मैं इसे मारता हूं तो मैं अपना गुस्सा निकाल सकता हूं और बॉडी टेम्परिंग स्पिरिट जड़ी बूटियों और गुप्त मैन्युअल प्राप्त कर सकता हूं। ये एक पत्थर से कई पक्षियों को मार रहा है। अर्जुन देव ने चाय की चुस्की ली और रुद्र भाटी की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, अपनी कुल्हाड़ी दूर रखो। अगर मैं जाना चाहता हूं तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो क्या मैं आपके सामने बैठने की पहल करता? रुद्र भाटी ने खुद को शांत किया और कहा, तुम क्या चाहते हो, बस ये कहो। मुझे वो हेवन रैंक बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट मैन्युअल चाहिए। अर्जुन देव ने लापरवाही से कहा, आपको पहले इसे मुझे देने के लिए तैयार रहना होगा। क्या आपने उस 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग को बेच दिया है? रुद्र भाटी ने जोर से हंसते हुए कहा, आपको ऐसा पहले ही कहना चाहिए था। मैं इसे रख रहा हूं, यह आपके लिए है। बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट मैन्युअल सौंप दें। रुद्र भाटी ने जो खेती की वो भौतिक शरीर था। यह 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग केवल एक किसान की खेती को बढ़ा सकता है। हालांकि यह बहुत कीमती था, लेकिन इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए रुद्र भाटी ने इसे सीधे उछाल दिया। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो। आप एक स्नो जिनसेंग को हेवन रैंक वाले गुप्त मैन्युअल के लिए एक्सचेंज करना चाहते हो। ये मुश्किल से पर्याप्त है। तोस्ट इनकार करना केवल एक जब्त पीने के लिए मजबूर किया जाना है। रुद्र भाटी ने ठंड से सूंकड़ा और अपनी दाहिनी हाथ से मेज पर जोर से थपथपाया। उसकी हथेली से एक बड़ी ताकत आई और लकड़ी की मेज तुरंत चकनाचूर हो गई। मेज नहीं टूटी, इसके बजाय ये वास्तव में बिखर गई, असंख्य लकड़ी की छीलन में बदल गई। अपनी ताकत पर रुद्र भाटी का नियंत्रण स्पष्ट रूप से एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया था। रुद्र भाटी ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और बिजली की गति से अर्जुन देव के सिर पर वार किया। हालांकि जैसे ही तेज कुल्हाड़ी अर्जुन देव का सिर तोड़ने वाली थी, बहरहाल रुद्र भाटी ने जो वो कर रहे थे उसे रोक दिया। जैसे ही मेज बिखर गई, अर्जुन देव ने अपनी दाहिनी हाथ पर 2 उंगलियां रुद्र भाटी के गले पर तान दी। रुद्र भाटी के गले के नीचे 3 इंच लंबी छोटी तलवार तेजी से घूम रही थी। वो 3 इंच लंबी छोटी तलवार सादा और अलंकृत लग रही थी। हालांकि रुद्र भाटी को इससे एक भयानक ऊर्जा महसूस हो सकती थी। रुद्र भाटी को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर वो कोई चाल चलता है तो वो तलवार तुरंत उसके गले में घुस जाएगी।
भले ही उसके भौतिक शरीर को स्टील की तरह कड़ा करने की हद तक संयत किया गया हो, तो ये कोई अपवाद नहीं होगा। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि आपकी कुल्हाड़ी या मेरी उड़ने वाली तलवार तेज है। रुद्र भाटी के हाव भाव नहीं बदले, क्योंकि उन्होंने कहा, बव्वा ज्यादा लालची मत बनो। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो आपको सवाना किंग के दफन सामान को ले जाना चाहिए था। ये छोटी तलवार भी उसकी दफन वस्तुओं में से एक ही होनी चाहिए, है ना? आपने मुझे जो फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट दिया है वो भी एक प्रति होनी चाहिए। 1000 साल पुराने स्नो जिनसिंग के बदले में एक प्रति का उपयोग करना आपके लिए एक निश्चित जीत है। यदि आप बहुत लालची हैं तो क्या आपने परिणामों के बारे में सोचा है यदि मैं ये खबर फैलाता हूं कि आपने दफन की वस्तुएं प्राप्त की हैं? अर्जुन देव ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ो और कहो, मैं ये खबर फैला सकता हूं कि आपने मुझे घायल कर दिया है। तुमने दफन की सारी वस्तुएं छीन ली। मेरे पास 50,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। आप कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन तेजी से समाचार फैला सकता है। रुद्र भाटी के हाव भाव उदास हो गए। उसके दाहिने हाथ ने उसकी कुल्हाड़ी के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? दोनों के बीच का माहौल बेहद अजीब था। एक ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और दूसरे के सिर पर दबा दिया। दूसरे ने एक गुप्त खजाने को नियंत्रित किया और उसे दूसरे के गले से दबा दिया। जब तक दोनों पक्षों के पास एक ही विचार था, वे तुरंत एक साथ नष्ट हो जाएंगे। जिन लोगों का दिमाग थोड़ा अस्थिर था, वे इस लड़ाई में सबसे अधिक हार जाएंगे। जब रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने रुद्र भाटी और अर्जुन देव को लड़ते देखा तो वे सभी वहां से चले गए। जब उन्होंने अजीब स्थिति देखी तो वे सभी जहां तक हो सके भाग गए। रुद्र भाटी बदनाम थे। अगर उनका मूड खराब होता तो वो पूरे रेस्टोरेंट को नष्ट कर सकता था। अगर वो यहां रहना जारी रखता है तो वो गहरे संकट में पड़ जाएगा अगर वो लड़ाई में गलती से घायल हो गया। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। ये ऐसा था जैसे उसने अपने सिर के ऊपर खतरनाक कुल्हाड़ी नहीं देखी। उन्होंने उदासीनता से कहा, यह बहुत आसान है। गुप्त मैनुअल के आदान प्रदान के लिए स्नो जिनसिंग का उपयोग करना आपके लिए असंभव है। भले ही गुप्त मैनुअल एक प्रति हो, यह संभव नहीं है। जिसके बारे में बोलते हुए मैं वो व्यक्ति था जिसने 1000 साल पुराने स्नो जिनसिंग को आपके पास फेंका था। ये मेरा है। आप इसके बदले में मेरी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। बिना किसी जोखिम के कुछ हासिल करने के बारे में बिना सोचे मत आओ। ये सुनकर रुद्र भाटी को बहुत गुस्सा आया। ये सोचना कि ये आदमी इतना बेशर्म था। अगर उसने बिना किसी कारण के 1000 साल पुराना स्नो जिनसिंग उस पर नहीं फेंका होता, क्या उसे जड़ी बूटियों के बगीचे को जल्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया होगा? अगर उसने जड़ी बूटी के बगीचे को नहीं छोड़ा होता तो उसे बॉडी टेम्परिंग के लिए कम से कम कुछ अच्छी स्पिरिट जड़ी बूटियां मिलती। यदि वो भाग्यशाली होता तो वो सवाना राजा की दफन वस्तुएं भी प्राप्त कर सकता था। अब रुद्र भाटी उसे काटने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि वो बिना किसी जोखिम के कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ये बस बहुत बेशर्म था। रुद्र भाटी ने बेरहमी से कहा, तुम निर्दयी हो। मैं 1 और 2000 औसतन दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन जोड़ूंगा। क्या यह काफी है? अर्जुन देव चुप रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अगर मैं इस फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट को प्राचीन उजाड़ भूमि के नीलामी घर में ले जाता हूं तो मेरा विश्वास है कि यह कम से कम 10,000 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स लाएगा। रुद्र भाटी का हाथ कांपने लगा। वो लगभग हैकिंग का विरोध नहीं कर सकता। ये आदमी नाजुक और युवा दिखता है, लेकिन वो बहुत घमंडी है। 10,000 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स का क्या मतलब था? रुद्र भाटी के पास इतने मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं थे। यदि वो खजाने के लिए दूसरों को नहीं मारता या कोई आकस्मिक मुठभेड़ नहीं करता तो उसे प्राचीन उजाड़ भूमि में 5 से 6 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती। रुद्र भाटी ने गहरी सांस ली और अपने हिंसक हृदय को दबाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा, 2000 और जोड़ो। क्या कोई और है? अर्जुन देव ने शांति से रुद्र भाटी की ओर देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, कम से कम 5000। अगर और नहीं है तो इसे भूल जाओ, मैं इसे खुद बेच दूंगा। अन्यथा आप बेट लगा सकते हैं कि कुल्हाड़ी के मुझ पर प्रहार करने से पहले आप मेरी उड़ने वाली तलवार से बच सकते हैं। हालांकि मुझे आपको पहले से चेतावनी देनी होगी कि मेरी ये कलाकृति एक पीक लो रैंक आक्रामक कलाकृति है। इसकी गति इतनी तेज है कि मुझ में भी इससे बचने का आत्मविश्वास नहीं है। रुद्र भाटी की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो आग उगलने वाली हों। जब से वो प्रसिद्ध हुआ उसे कभी भी इतनी दयनीय स्थिति में मजबूर नहीं किया गया। इसके अलावा दूसरा पक्ष जूनियर था। उनके हर एक शब्द ने सिर पर कील ठोक दी, जिससे दूसरे पक्ष को सौहार्द के सभी दिखावे करने से रोक दिया गया। दबाए जाने की भावना बस अवर्णनीय थी। लेकिन एलिमेंट्री हेवन स्टेज बॉडी रिफाइनिंग सीक्रेट मैनुअल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये इस बात की कुंजी थी कि क्या वो आगे बढ़ सकता है। भौतिक शरीर के साथ किसी के दाव को पुष्ट करना बेहद मुश्किल था। रुद्र भाटी एक सामान्य व्यक्ति से शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के रूप में विकसित हो सकते थे। इसने उनकी प्रतिभा को साबित किया।
उनकी जन्मजात प्रतिभा और हड्डी की संरचना बुरी नहीं थी और उनके पास एक आगे बढ़ने के लिए केवल एक उच्च स्तरीय गुप्त मैनुअल का अभाव था। लेकिन अर्जुन देव ने जस्ट उनकी दुखती एड़ी पकड़ ली, जिससे वो असहाय और मारे गए। रुद्र भाटी ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी वापस ले ली। उसका मोटा चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। काफी देर तक शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, आप जीत गए। मैं 1 और 1000 औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स जोड़ूंगा। मैं स्पिरिट अर्ब्स और अन्य चीजों को खरीदने के लिए शेष मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करूंगा। हालांकि मैं आपको एक जानकारी बता सकता हूं। अर्जुन देव ने रुद्र भाटी के गले से अपनी छोटी तलवार निकाल ली और मन ही मन सोचा, 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग, 5000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और हेवन स्टेज सीक्रेट मैनुअल की एक प्रति के बदले में जानकारी का एक टुकड़ा। ये कमोबेश वही कीमत थी जिसकी अर्जुन देव को उम्मीद थी। अगर अर्जुन देव उसे निचोड़ना जारी रखते तो शायद रुद्र भाटी पागल हो जाते। स्वर्ग चरण की साधना तकनीक बहुत महंगी लग सकती है, लेकिन अर्जुन देव की बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन तकनीक थी। वास्तव में इसकी अधिक कीमत नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत कम किसान थे जो भौतिक शरीर के साथ अपने दावों की पुष्टि करते थे। ये कोई खेती की तकनीक नहीं थी जिसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सके। इसलिए जैसे ही अर्जुन देव ने रुद्र भाटी को देखा, उन्होंने उन्हें चीरने का मन बना लिया। केवल रुद्र भाटी के साथ ही वो गुप्त मैनुअल की इस प्रति का मूल्य अधिकतम करने में सक्षम होगा। उन दोनों को एक और टेबल मिली और वे बैठ गए। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, बोलो, 2000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लायक कौन सी जानकारी है? रुद्र भाटी ने उदास होकर कहा, मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जानकारी। क्या आपको लगता है कि ये इसके लायक है? अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। उसने तुरंत दिलचस्पी महसूस की। कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें पहले से ही गुप्त खजाने के प्रभावों की गहरी समझ थी। क्लियर विंड रोब्स ने सभी पहलुओं में उसकी गति बढ़ा दी। अब भी उसके पास ये अभी भी था। विंड वॉक शूज ने उन्हें मार्शल किंग के रूप में तेज होने की अनुमति दी, जब वे अभी भी एक मार्शल संत थे। रक्षात्मक येड पेंडेंट ने कई लड़ाइयों में उनकी मदद की थी। जहां तक शिखर अवर ग्रेड आंतरिक बनियान का सवाल है, जो उसने अभी अभी प्राप्त किया है, इसने एक बार उसकी जान बचाई थी। अर्जुन देव के हाथ में ताम की तलवार ने भी उन्हें रुद्र भाटी के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास दिया। इन गुप्त खजानों के बिना अर्जुन देव की शक्ति लगभग 10% कम हो जाएगी। उनकी मूवमेंट तकनीक कम से कम 20% कम हो जाएगी। इससे पता चलता है कि गुप्त खजाने उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। हालांकि अब जब वो एक मार्शल किंग था, तो कई गुप्त खजाने अब उसके विकास के साथ नहीं रह सकते थे। उदाहरण के लिए, वो येड पेंडेंट केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के हमलों से बचाव कर सकता था। अब ये बेकार था। विंड वॉक शूज अर्जुन देव की गति को 20% तक बढ़ा सकते थे, जब वो एक मार्शल संत थे। हालांकि अब जब वो एक मार्शल किंग था, तो ये मुश्किल से उसकी गति को 1 ग्रेड तक बढ़ा सकता था। अवर ग्रेड की इनर वेस्ट को लालची ड्रीम वुल्फ और वायु कौशिक से भारी झटका लगा था। ये अज्ञात था कि ये कितने समय तक चल सकता है। अर्जुन देव के पास जो गुप्त खजाने थे, उनमें से केवल ताम की तलवार और क्लियर विंड रोब ही उपयोगी थे। मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर उसके लिए बहुत लुभावने थे। अर्जुन देव ने चाय का प्याला हाथ में लिया और दिलचस्पी से कहा, मुझे इसके बारे में और बताओ। रुद्र भाटी ने कहा, आपको प्राचीन उजाड़ भूमि में राक्षस युद्ध मैदान के बारे में पहले सुना होगा, है ना? महाद्वीप में अभी भी प्रसारित होने वाले अधिकांश गुप्त खजाने वहीं से आए हैं। राक्षस युद्ध मैदान, अर्जुन देव ने इससे पहले शहर में हुई नीलामी में इसके बारे में सुना था। उस समय नीलाम किए गए गुप्त खजाने उन किसानों द्वारा प्राप्त किए गए थे जिन्होंने राक्षस युद्ध मैदान में अपनी जान जोखिम में डाली थी। रुद्र भाटी ने आगे कहा, आपकी शक्ति से राक्षस युद्ध मैदान की परिधि में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये आंतरिक क्षेत्र में खतरनाक होगा। यदि आप कोर रीजन में जाना चाहते हैं, तो मैं केवल आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं। अर्जुन देव ने थोड़ा भौं सिकोड़ी और उदास होकर कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, बस ये कह दो। रुद्र भाटी जोर से हंसे और कागज का एक टुकड़ा निकाला। उसने एक पता लिखा और एक मैप बनाया। फिर उसने इसे सौंप दिया और कहा, मीडियल ग्रेड गुप्त खजाने आमतौर पर केवल दानव युद्ध मैदान के आंतरिक क्षेत्र में मिलते हैं। मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये परिधि में पाया जा सकता है। बेशक कुछ खतरा है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। अर्जुन देव ने रुद्र भाटी से कागज का टुकड़ा प्राप्त किया और एक नज़र डाली। शब्दों और मैप के साथ स्थान स्पष्ट था। रुद्र भाटी ने मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बक्से निकाले।
अंत में उसने स्नो जिनसेंग को बाहर निकाला। उन्होंने कहा, 5000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग और एक मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जानकारी। ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? अर्जुन देव ने कागज के टुकड़े को हटा लिया और टेबल के नीचे की हर चीज को अपने यूनिवर्स रिंग में बहा लिया। फिर वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, यह पर्याप्त होना चाहिए। उस चीज को सौंप दो, रुद्र भाटी ने भावहीन होकर कहा। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से एक सीक्रेट मैनुअल निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। फिर वो मुड़ा और चला गया। रुद्र भाटी का चेहरा उत्साह से भर गया। उसकी आंखें जुनून से जल गईं क्योंकि उसने गुप्त मैनुअल को पकड़ लिया और जल्दी से उसके माध्यम से फ्लिप किया। उसने उत्साह से कहा, ये सच है, ये सच है। आकाश शरीर तड़के कला। हा, मैं रुद्र भाटी आखिरकार एक स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक ढूंढ ली है। जल्दी ही रुद्र भाटी गुप्त मैनुअल के अंतिम पृष्ठ पर पलट गए। जब उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और अर्जुन देव पर हमला किया। तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? केवल छठी परत क्यों है? एक स्वर्ग रैंक की गई खेती की तकनीक में कम से कम 12 परतें होती हैं। शेष आधा कहाँ है? अर्जुन देव, जो पहले ही सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे, मुड़े और मुस्कुराए। स्वाभाविक रूप से ये मेरे हाथ में है। रुद्र भाटी ने लकड़ी के फर्श पर जोर से प्रहार किया और अपनी विशाल कुल्हाड़ी से अर्जुन देव के सिर पर वार किया। बस अपने भौतिक शरीर की ताकत पर भरोसा करते हुए उसकी गति मैक 3 तक पहुंच गई। डैंग! अर्जुन देव ने बिजली की गति से चंद्र छाया कृपाण को खींचा। दोनों राज्यों का जल्दी से विलय हो गया। गड़गड़ाहट और नरसंहार का विलय हो गया। कृपाण पर एक बैंगनी और लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। जब अर्जुन देव ने कृपाण को निष्पादित किया तो उनकी गति तुरंत मैक 3 तक पहुंच गई। उसने रुद्र भाटी की भारी कुल्हाड़ी को हवा में ही रोक दिया, रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिया। एक भारी आवाज के साथ 2 लोगों के हथियारों से एक भयानक शक्ति फैल गई। रेस्टोरेंट की पूरी छत तुरंत उड़ गई। सौभाग्य से अन्य काश्तकारों के पास दूरदर्शिता थी, अन्यथा अगर शॉक वेव उन पर हमला करता तो उनके पास अच्छा समय नहीं होता। अर्जुन देव को अपनी उग्र हताड़ को रोकते हुए देखकर रुद्र भाटी हल्के से आश्चर्यचकित हुए। उसने गुस्से में कहा, कमीने, तुम वास्तव में क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही वो चीज दे दी है, फिर भी तुम मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन देव ने चंद्रछाया कृपाण को पकड़ लिया और शांति से कहा, मेरे साथ 3 साल के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कहने के कारण एक गुप्त खजाना प्राप्त कर सकते हैं? यदि इसे लेना इतना आसान है तो आप इसे स्वयं क्यों नहीं लेते? रुद्र भाटी ने कहा, अगर मुझे कियान रेन द्वीप की जल्दी नहीं होती तो मैं गुप्त खजाना बहुत पहले ले लेता। इसे लेने की आपकी बारी कैसे हो सकती है? अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। उसने उदासीनता से कहा, किसे परवाह है? आपकी क्या राय है? गुप्त खजाना प्राप्त करने के बाद मैं आपको शेष 6 परतें दूंगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कोई कदम ना उठाएं। अगर मैं बुरे मूड में हूं और गुप्त मैनुअल के उत्तरार्थ को जला देता हूं तो आपके स्पिरिट स्टोन्स और स्नो जिनसेंग सभी बर्बाद हो जाएंगे। रुद्र भाटी को बेहद निराशा महसूस हुई। इस लेन देन में अर्जुन देव ने उन्हें पूरी तरह से धोखा दिया था। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो इस बटुए के साथ कुछ नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, ये आदमी हमेशा उसका फायदा उठाने में सक्षम होगा। हर बार अर्जुन देव उसकी कमजोरी पर प्रहार करते थे। लानत है! रुद्र भाटी ने भयंकर शाप दिया। फिर उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी से रेस्टोरेंट को कई बार हैक किया। एक भयानक शक्ति फैल गई और पूरा रेस्टोरेंट ढह गया, जिससे वो मलबे में बदल गया। अर्जुन देव लापरवाही से ग्रीन विंड आइलैंड की चौड़ी सड़कों पर चले गए। रुद्र भाटी उदास भाव से उनके पीछे चल रहे थे। अरे, क्या वो व्हाइट रोब्ड ब्लेड्स का नहीं है? उसके बगल वाला रुद्र भाटी जैसा दिखता है। क्या चल रहा है? वे एक साथ क्यों हैं? वास्तव में मुझे याद है कि व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन ने कियान रेन द्वीप पर रुद्र भाटी को कई बार धोखा दिया था। कितना अजीब है! रुद्र भाटी के गुस्से को देखते हुए कुछ नहीं हुआ और वे एक साथ समाप्त हो गए। मैंने सुना है कि उन दोनों ने पहले हेवनली रिवर रेस्टोरेंट में लड़ाई की थी। मेरी राय में यह बहुत संभव है कि रुद्र भाटी अर्जुन देव के साथ कुछ नहीं कर सके। अब अर्जुन देव ग्रीन विंड आइलैंड पर कुछ हद तक प्रसिद्ध थे। इसके अलावा रुद्र भाटी लंबे समय से प्रसिद्ध थे, इसलिए जब वे बाहर निकले तो कई काश्तकारों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। अर्जुन देव का हृदय किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत था। कोई लहर नहीं थी। वो मुस्कुराया और स्वचालित रूप से इन शब्दों को फिल्टर कर दिया। रुद्र भाटी इसे स्पष्ट रूप से और नहीं ले सकते थे। वे मूल रूप से गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने इन शब्दों को सुना तो वे और भी उदास महसूस कर रहे थे।
हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।